हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आज मैं आपको कराने वाली हूँ डीएलएड सेकेंड ईयर में सोशल स्टडीज की यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल और बहुत बेसिक यूनिट है जो आपने ये कंसेप्ट फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे अपने। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग से। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या होती है? बेसिकली इन वर्ड को तोड़कर समझिए आप। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप किसी को निर्देश दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या है कि अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है जो टीचर के यूज में पहले आती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? बेसिकली प्लानिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब टीचर टू स्टूडेंट क्या करती है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करती है। ठीक है, पढ़ाती है उन्हें। इसका मतलब क्या है कि वो नॉलेज का ट्रांसफर कर रही है, लर्निंग का ट्रांसफर कर रही है। तो बेसिकली वो प्लानिंग क्या बोलते हैं? उसको हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग उसको हम बोलते हैं। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या क्या बताता है? इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग बताता है at the particular period of time what to teach, how to teach and when to teach। यानी बच्चे को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से, किस मेथड से पढ़ाना है और कब क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो बेसिकली इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग यही है। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग की कुछ इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि टीचिंग लर्निंग सीक्वेंस। ठीक है, पढ़ने और पढ़ाने की जो एक्टिविटी है, प्रक्रिया है, उसको एक सीक्वेंस में लाना ही इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है। कि आप सीक्वेंस में पढ़ाओगे ना बच्चे को, कि आप स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई थोड़ी सिखा दोगे बच्चे को, पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सेकंड नंबर पे सेविंग टाइम एंड एनर्जी। टाइम और एनर्जी बचाता है क्योंकि आपने पहले से प्लान कर रखा है कब, कैसे और क्या पढ़ाना है, तो इजी होता है। नेक्स्ट आता है गाइडिंग प्रिंसिपल। तो टीचर को क्या मिलती है? पढ़ाने के लिए गाइडेंस मिलती है कि बच्चे को, अगर उनके पास पहले से प्लानिंग उन्होंने कर रखी है तो उनको ऑब्वियसली गाइडेंस मिलेगी। फिर फोर्थ नंबर पे आता है वैरायटी। अब क्योंकि टीचर को पहले से पता है कि उसको किस सब्जेक्ट एरिया में क्या पढ़ाना है, तो वो जो है क्रिएटिवली सोच सकेगा कि बच्चे को इन वेरियस वेज में पढ़ा सकते हैं। फिर आता है इंटीग्रेटेड कंटेंट। अब कंटेंट को जो है इंटीग्रेटेड बेसिस पे पढ़ाया जा सकता है, किसमें? आपका इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में। आइए अब हम इसके टाइप्स को समझते हैं। यूनिट प्लान, सबसे पहला इसका टाइप है यूनिट प्लान। आपने पहले भी पढ़ा होगा, आप फेमिलियर होंगे इससे, लेकिन स्टिल यूनिट प्लान क्या होता है? देखिए, आपके खुद के डीएलएड सिलेबस में एसएसटी की यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 ऐसे दे रखा है। तो यूनिट्स क्यों डिवाइड करी हैं? देखो, वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो एक मेजर सब हेड के अंडर आते हैं, उसको यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि आपने यूनिट 2 पढ़ी थी तो एसएसटी के कुछ कंसेप्ट्स थे उसमें, तो वो यूनिट 2 एक पूरी यूनिट बना दी। ठीक है, उसके बाद एसएसटी क्यों पढ़ी जाती है? एसएसटी का मतलब क्या है? वो आपका यूनिट 1 में है। यूनिट 3 में क्या है कि एज अ टीचर आप एसएसटी कैसे पढ़ाओगे, वो सारे सब्जेक्ट की यूनिट प्लान क्या होता है। आगे आप टेक्स्ट बुक का रोल पढ़ोगे, टीचर का रोल पढ़ोगे, एनसीएफ पढ़ोगे, तो वो सब किसमें? यूनिट 3 में है। तो यूनिट बना देना क्या है? यूनिट प्लानिंग। अब लेसन प्लानिंग क्या है? अब उस यूनिट के अंदर जो सब टॉपिक है, जो लेसन है, उनकी प्लानिंग वो क्या होती है? लेसन प्लानिंग होती है। ठीक है, और टीचर ये पहले से करके रखती है ताकि जब वो क्लास ले रही है, ठीक है, इंटरेक्ट कर रही है बच्चों से, तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट ना टीचर को हो ना। हम करेंगे एसेंशियल्स फॉर अ गुड लेसन प्लान। यानी जब आप लेसन प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है कि लेसन प्लान किस टाइप का होना चाहिए जिससे वो इफेक्टिव हो। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है वेल कंसीडर्ड। वेल कंसीडर्ड प्लान हो, ठीक है, प्लान जो है सारे ऑब्जेक्टिव, सारे एम्स को मद्देनजर रख के बनाया गया हो। फिर सेकंड आता है क्लासरूम एक्टिविटीज। उसमें क्या हो? सिर्फ आपका एकेडमिक सिलेबस ही ना हो, उसके अंदर क्या है? क्लासरूम में एक्टिविटीज की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल होना चाहिए, ऐसा नहीं है वही बात है कि आपने पहले मल्टीप्लिकेशन सिखा दी फिर आप एडिशन सिखा रहे हो, है ना, तो ये तो बात नहीं हुई। उसके बाद क्या है? मेकिंग चिल्ड्रन
अटेंटिव, ठीक है, चिल्ड्रन को अटेंटिव बनाना चाहिए। इसमें लेसन प्लान में क्या है, बेसिकली ऐसा लेसन प्लान क्रिएट करना चाहिए विद ऑल द एक्टिविटीज जिससे क्या है चिल्ड्रन जो है अटेंशन दे, अटेंशन पे करे। उसके अलावा आता है पास्ट नॉलेज कंसीडरेशन। बच्चे को आपने जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, पिछले लेसन में पढ़ाया है, उससे रिलेट करके आप पढ़ाएंगे, ठीक है। और डिस्कवरिंग टीचिंग स्टाइल, इसमें क्या है कि आपका लेसन प्लान इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें एक्सप्रेस हो कि आपका टीचिंग स्टाइल या टीचिंग मेथड क्या उसमें फॉलो हो रहा है। और लेसन प्लान क्या है, इंक्लूसिव होना चाहिए। ये नहीं है आपने सिर्फ रेगुलर और नॉर्मल बच्चों को देखकर बना दिया है, ठीक है, आपको क्या है इंक्लूसिव लेसन प्लान बनाना चाहिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, फॉर्मेट ऑफ द लेसन प्लान। देखिए आप लोगों ने, आप डीएलएड सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी आपने लेसन प्लान बनाए होंगे, सेकेंड ईयर में भी लेसन प्लान बनाए होंगे। तो लेसन प्लान का फॉर्मेट बहुत सिंपल और बहुत इजी होता है, ठीक है। नेम ऑफ द प्यूपिल से स्टार्ट होता है, फिर बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, फिर आप टेबल बनाते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चे का फीडबैक, इवैल्यूएशन। एक बारी आप फॉर्मेट पेपर देने जब जाओगे से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले फॉर्मेट जरूर देखकर जाना। उसमें फॉर्मेट ही देखना है, लेसन प्लान तो बनाना आता ही है आपको। और फॉर्मेट अगर आपको पता चल गया तो लेसन प्लान नहीं भी बनाना आता होगा तो आप बना लोगे इजीली। तो फॉर्मेट जरूर देखकर जाना। और एक और बात, अगर पेपर में लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उसके चॉइस में आपको प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन दिस टॉपिक, तो आप कौन सा क्वेश्चन करोगे, आप जो है चॉइस वाला क्वेश्चन करोगे, प्रिपेयर अ लेसन प्लान। क्योंकि जब आप लेसन प्लान पेपर में बनाओगे, फॉर्मेट आपका करेक्ट होगा, फॉर्मेट के आपको मार्क्स मिलेंगे, अंदर जो आप स्टफ लिखोगे वो भी करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई एरर होता है, ठीक है, तो फॉर्मेट के नंबर मिलेंगे, ये बात तय है। अगर आप नॉर्मल ऊपर वाला क्वेश्चन करोगे जो कि थ्योरी बेस्ड होता है तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है आपको ये जरूर अटेम्प्ट करना है, अगर चॉइस में आता है, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 विद द रेफरेंस ऑफ सोशल स्टडीज। टोटल 3 एनसीएफ अब तक आ चुके हैं, एनसीएफ 1986, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005। तो ये हमारा 3rd एनसीएफ है, अब तक इसके बाद कोई एनसीएफ नहीं आया है। तो सोशल स्टडीज में इसका क्या रेफरेंस है वो पढ़ते हैं। टोटल आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो टोटल 5 पॉइंट लिखने हैं और इसके आपको सब हेड्स लिखने हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव, सबसे पहले पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव में क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि चिल्ड्रन की क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को इसमें जोड़ते हैं, ठीक है। बेसिकली जो बच्चा है, लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ठीक है, और लाइफ बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, इसमें वो बात करी जाती है, ठीक है। एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल करने की बात करी जाती है, किसमें, पर्सपेक्टिव में। टोटल 3 पॉइंट लिखोगे आप, लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, उसके बाद आप लिखोगे एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल, और 4th नंबर पे आप लिखोगे क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आता है लर्निंग एंड नॉलेज। तो इसमें आप क्या पॉइंट लिखोगे, बेसिकली इसमें आप लिखोगे एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चों की नॉलेज कैसे बढ़ाई जाए। पहला तो आप लिखोगे एक्टिव पार्टिसिपेशन, दूसरा आप लिखोगे आस्किंग क्वेश्चन। बच्चा जो है जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा उसके लर्निंग के लिए। उससे क्या होगा, बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन कब आएगा, जब उसको कोई कंसेप्ट में डाउट होगा, वो एस्पेक्ट को टच कर रहा है जो पढ़ाना चाह रहा है टीचर, ठीक है। फिर 3rd पे आप लिखोगे स्टूडेंट टू नॉट बी द पैसिव रिसीवर ऑफ नॉलेज। जो बच्चा है वो नॉलेज का पैसिव रिसीवर ना होके एक्टिव रिसीवर हो, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लर्निंग एंड नॉलेज में लिखोगे। वीडियो पॉज करके धीरे धीरे आप इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अब आता है करिकुलर एरियाज। इसमें क्या एरियाज है, इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें आप जो है बच्चे को सोशल स्टडीज के साथ साथ आर्ट पढ़ाओगे। आर्ट एजुकेशन कैसे कि ग्लोब में मैपिंग करनी उसको सिखा दी, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और आपका वर्क एजुकेशन सोशल स्टडीज के अंतर्गत पढ़ाओगे। तो करिकुलर एरियाज में ये है। उसके बाद स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या आप चेंजेस लाओगे, एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाओगे, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से पढ़ाओगे, लेबोरेटरीज का इंतजाम करोगे, एग्जर्शंस पर ले जाओगे और लाइब्रेरीज का इंतजाम करोगे।
ठीक है। अब सिस्टमैटिक रिफॉर्म, इसमें क्या है बेसिकली, इसमें आपका बोला जाता है एकेडमिक प्लानिंग पे बात होती है। इसमें एकेडमिक प्लानिंग, एग्जाम्स और जो मटेरियल स्टूडेंट को प्रोवाइड करे जाते हैं उसमें होता है। मेन फोकस इसमें एग्जाम्स पर होता है कि जो एग्जामिनेशनल रिफॉर्म है वो कैसे। करंट इवेंट के बारे में, सोशल स्टडीज में करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स एक मेजर टॉपिक होते हैं और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसमें भी आपको पूछे जाते हैं और काफी अच्छी वेटेज होती है, ठीक है। आप जो है करंट अफेयर्स अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देने जाते हो तो बहुत इजी नहीं होता उन्हें अटेम्प्ट करना, ठीक है। करंट इवेंट क्या होता है बेसिकली, करंट इवेंट होता है इमीडिएट और रीसेंट हैपनिंग, आपकी एक्नॉलेजमेंट जो अभी हाल ही में घटा है उसके बारे में कितनी है, वो क्या है आपकी करंट इवेंट नॉलेज है। और करंट इवेंट क्या है, इमीडिएट और रीसेंट हैपनिंग। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस चल रहे हैं, दिल्ली में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो बेसिकली सबके उसमें नजर में क्या है, करंट इवेंट क्या है, इलेक्शंस, ठीक है। तो ये आपका करंट इवेंट हो गया। इसमें हमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या पता चलता है, मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई भी जैसे किसी भी चीज के लिए होता है, विरोध कर रही है या कुछ हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, मूवमेंट होता है। या किसी चीज की मांग हो रही है, कोई बिल पास हो रहा है, वो क्या है, मूवमेंट। उसके बाद आता है ट्रेंड्स, ट्रेंड्स मतलब कि क्या हाल ही में क्या चीज चल रही है, ठीक है। जैसे इलेक्शंस है, इलेक्शंस क्या है, ट्रेंडिंग में है अभी, ठीक है। उसके बाद है रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स क्या है, अगर आपको करंट इवेंट के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता होगा कि किसमें रिफॉर्म आया। जैसे अभी बजट आया है तो उसमें टैक्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, अगर आपको पता ही नहीं है करंट इवेंट के, करंट जो बजट के बारे में आपको पता ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है फिर रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद है अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट आई है और हमारे क्या क्या चेंजेस है राइट में, ठीक है, हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार और जो हमारी ड्यूटीज हैं उसमें क्या क्या अमेंडमेंट है, क्या क्या चेंजेस हैं, वो क्या आता है हमारा इसमें इंक्लूड होता है। अब इसमें हम नेचर पढ़ते हैं करंट इवेंट का। सबसे पहले तो है एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में करंट इवेंट क्या है, एक सब्जेक्ट है, बच्चों को स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है और क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये होता है। उसके बाद है एज अ रिसोर्स, रिसोर्स है हमारी नॉलेज का रिसोर्स है। फिर एज अ मेथड, मेथड क्या है, एसएसटी पढ़ने का एक मेथड है, स्टैटिक जीके पढ़ते हो आप, वो इसका एक मेथड है, ठीक है। उसके बाद है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब आते हैं इंपॉर्टेंस कह लो, नीड कह लो या ऑब्जेक्टिव कह लो। करंट इवेंट का क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है डेवलपिंग सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स इससे डेवलप होती है। दूसरा होता है डेवलपिंग इंटरेस्ट, जो यूथ है या बच्चे हैं उनका आजकल बहुत कम इंटरेस्ट है कि क्या घट रहा है सोसाइटी में, तो उसमें इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए क्या होता है, करंट इवेंट की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेटिंग टू स्कूल लाइफ, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है रिलेटिंग टू स्कूल लाइफ, बच्चे क्या है स्कूल लाइफ से रिलेट करके पढ़ पाएंगे। उसके बाद है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर टुमारो, कल के लिए बच्चों को तैयार करना, इसके लिए करंट इवेंट जरूरी है। उन्हें पता है कि आज देश में क्या चल रहा है तो आगे जाके वो उसमें एक्शन लेंगे, ठीक है। फिर आता है डेवलपिंग इंसाइट इनटू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो हमारा डेमोक्रेटिक, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो सही से हो रहा है, पॉलिटिक्स के बारे में जानना करंट इवेंट हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद है प्रिपेयरिंग गुड सिटीजन्स, करंट इवेंट जरूरी है क्योंकि अगर हम जिस जगह रह रहे हैं हमें उसके बारे में ही नहीं पता है तो हम कैसे नागरिक हुए, ठीक है। उसके बाद है डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, अगर आप करंट इवेंट के बारे में जानोगे तो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज डेवलप होंगी। इंटीग्रेटिंग पास्ट विद प्रेजेंट, आप पास्ट विद प्रेजेंट को, इसके बाद इसी यूनिट में हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स क्या होते हैं, तरीके, टीचिंग यानी पढ़ाना, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले टीचिंग इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, ठीक है। तो ये लाइन आप लिखोगे, बहुत इफेक्टिव है। बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है, इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये निकलता है कि टीचिंग बहुत ज्यादा आसान नहीं है, ठीक है, कि हर कोई इसको कर सके, ठीक है। अब आता है सबसे पहले लेक्चर मेथड, ये मेथड है, ठीक है। ये मेथड एज इट इज तो पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, आपको क्या है स्टेटमेंट दी जाएगी, ठीक है, कि ये टीचर है ऐसे पढ़ा रही है, बताओ कौन से मेथड से पढ़ा रही है, तो आपको पता लगाना है कि वो मेथड होता क्या है। फिर उसके जैसे आपको मेरिट्स पूछ लिए या डीमेरिट पूछ लिए, ठीक है, या उसको एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट नोट के लिए बोल दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं सबसे पहले लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या होता है कि कोई टीचर किसी को लेक्चर दे रही है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही है, ठीक है, वो आपका लेक्चर मेथड होता है, ये आपका टीचर सेंटर्ड मेथड होता है।
यहाँ पे एक स्पून फीडिंग टाइप होती है कि बच्चे को आपने परोस के दे दिया कि ले कर ले, ठीक है, आपने उसको खुद का ना ऑप्शन दिया ना वो खुद कुछ कर पाया। बेसिकली लेक्चर मेथड ये होता है। तो हम लेक्चर मेथड के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है इसका एडवांटेजेस यानी कि मेरिट कि क्या है, एक तो वन वे कम्युनिकेशन है कि एक तरफा कम्युनिकेशन है, टीचर टीचर बोले जा रही है, स्टूडेंट सुने जा रहे हैं। फिर है स्टूडेंट जो है पैसिव है, स्टूडेंट का रोल क्या है, पैसिव है, हायर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन आइडियलिज्म पे जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, आइडियलिज्म के लिए। आप याद रखेंगे आइडियलिज्म के बेस पे है लेक्चर मेथड, किसके ऊपर है, आइडियलिज्म के ऊपर, ठीक है, लार्ज क्लास के लिए होती है। फिर वही देन इसके डीमेरिट्स क्या है, एक तो इसका डीमेरिट यही है कि क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, टीचर टीचर बोले जा रही है, स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है। फिर दूसरा डीमेरिट भी ये है कि स्टूडेंट क्या है, पैसिव है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है स्टूडेंट का। फिर तीसरा क्या है, स्पून फीडिंग हो रही है, इसमें क्या है कि बच्चे को बस परोस के चम्मच में रख के उसको खिला दी जा रही है चीज, उसको पसंद आए ना आए या समझ आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मेथड गलत है। फिर अगेन सिर्फ लार्ज क्लासेस के लिए यूज हो सकती है, लोअर लेवल क्लासेस के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए यूज नहीं हो सकती है। अब आता है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में आप जरूर लिखेंगे एक लाइन, प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी। दोबारा बोल रही हूं मैं, प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी। ये लाइन किसने बोली है, किलपैट्रिक ने, और प्रोजेक्ट मेथड का आविष्कार करने वाले भी कौन थे, किलपैट्रिक, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, बच्चा जो है प्रोजेक्ट्स करके, प्रोजेक्ट बना के सीखता है, और ये जो है आपका प्राग्मेटिज्म के ऊपर बेस्ड होता है, आपको याद रखना है। लेक्चर मेथड आइडियलिज्म पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब इसके कुछ मेरिट्स पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि डिस्कवरी होती है इसमें, एक्सप्लोरेशन होती है, और क्या होता है इसमें स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि वो सर्वे लेते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उसके अलावा एंगेजिंग एक्टिविटी होती है, बच्चे एंगेज होते हैं, एक्टिव होते हैं, और क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जो है करके सीखता है, ठीक है। उसके बाद इसके डीमेरिट्स क्या है, इसके डीमेरिट्स है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली हो सकता है, और हर बच्चा ये कर पाए तो जरूरी नहीं है, ये इसके डीमेरिट्स हो गए। अब हम करते हैं इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या है, बेसिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, पर आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। इंटरव्यू मेथड बेसिकली क्या है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, इंटरव्यू लेकर के उसका इंटरव्यू आपने लिया, ठीक है, और उसकी जो वीकनेस है और स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ा रहे हो, तो इसके मेरिट और डीमेरिट भी वही है, ठीक है, कि बच्चा जो है हो सकता है झूठ बोले, आपको मिथ, आपको एक गलत इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, इसके डीमेरिट्स ये हो गए। और मेरिट में क्या है, मेरिट क्या है कि प्यूपिल और टीचर रिलेशनशिप अच्छा होता है इससे, टीचर और स्टूडेंट आपस में बैठ के बात करते हैं इससे, ठीक है, और जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो दूर करे जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इंटरव्यू मेथड। अब अगेन इंपॉर्टेंट आता है स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड भी इंपॉर्टेंट है, कैसे, क्योंकि स्टोरी टेलिंग मेथड में बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी क्लासेस के लिए बहुत यूजफुल होता है, इसमें कहानी सुना के आप बच्चे को पढ़ाते हो। तो इसके मेरिट क्या है, यही है कि एक तो इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, एंगेजिंग होता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, और कि बच्चे की इमेजिनेशन बढ़ती है, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है। क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ती है, जिज्ञासा ऐसे बढ़ती है कि बच्चा जो है आप उसको स्टोरी सुनाओगे, नेक्स्ट डे वो कहेगा कि उसके आगे पार्ट में क्या हुआ। तो बेसिकली स्टोरी टेलिंग मेथड में ये होता है। अब इसके डीमेरिट क्या है स्टोरी टेलिंग मेथड के, स्टोरी टेलिंग मेथड के डीमेरिट ये हैं कि कई बार जो है बच्चे के दिमाग में मिसकंसेप्शन और मिथ बन जाते हैं कि आपने कोई ऐसी स्टोरी सुना दी बच्चे को, फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि उस गांव में लड़का ये नहीं करता था तो उसको जो है एक भूत उठाकर ले गया, तो बच्चे के अंदर एक मिथ और मिसकंसेप्शन सेट हो जाएगी कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो भूत से वो डरने लगेगा, बेसिकली फियर उसके अंदर हो जाएगा। तो ये मिथ बन सकते हैं उसमें, ये इसका डिमेरिट हो सकता है। और क्या है कि बच्चा जो है हो सकता है स्टोरी इंटरेस्टिंग ना हो तो काम नहीं आएगा, और क्या है कि ये अपर लेवल पे काम नहीं होता, ये आप बच्चों के साथ ही कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगेन एक और हो सकता है कि लिसनिंग सेंस सब बच्चों में नहीं है, ठीक है, आप स्टोरी सुनाए जा रहे हो, बच्चे सुन ही नहीं रहे आपकी कहानी, तो उनका लिसनिंग सेंस डेवलप नहीं है, तो स्टोरी टेलिंग मेथड वहां भी फेल होता है। फिर आते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड इंटरव्यू मेथड जैसा ही है। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि आप बच्चे को ऑब्जर्व करके पढ़ा रहे हो। एडवांटेजेस इसके क्या है कि बच्चे को ऑब्जर्व करने से टाइम कंज्यूमिंग टाइम कम होता है,
जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट मिलती है। और इसके डीमेरिट क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड के, कि बच्चे को अगर पता चलेगा, बच्चा क्यों, अगर हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हमें पता होता है कि कोई हमें देख रहा है, ठीक है, तो हम जो कर रहे होते हैं ना, ऐसा एग्जाम में होता है, बहुत ज्यादा होता है ऐसा एग्जाम में, ठीक है, हम आंसर लिख रहे हैं, जो इन्विजिलेटर है, एग्जामिनर हमारे पास आके खड़ा हो जाता है, तो हम जो लिख भी रहे होते हैं आंसर और अच्छे से आता भी हमें, तो भी हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं, ठीक है, हम कुछ हो जाता है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल सेंस है जो हमारे अंदर से निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चा जो है आर्टिफिशियली रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। अब ये डिस्कशन मेथड में आते हैं। डिस्कशन मेथड क्या होता है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है डिस्कस करके पढ़ते हैं। डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, डिबेट भी हो सकती है इसमें। अब इसमें क्या है, इसके डिमेरिट क्या होंगे, जैसे जो इंट्रोवर्ट बच्चा है वो नहीं कर पाएगा, डिस्कशन मेथड में पार्ट नहीं ले पाएगा, या कुछ ही बच्चों को मौका मिलेगा, बाकी बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे, इसमें आप इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के बारे में लिखोगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व बेसिकली कैसे करना है। उसके दो टाइप हो गए, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या होता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं, और डिडक्टिव क्या होता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। इंडक्टिव क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं, और डिडक्टिव में रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं, वो आप इसमें लिखोगे। सोर्स मेथड क्या होता है, अब सोर्स मेथड भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोर्स मेथड में बेसिकली क्या होता है, दो टाइप के सोर्सेज से बच्चा जो है उसको हम पढ़ा सकते हैं। एक तो प्राइमरी सोर्स, उसके बाद सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या है कि बच्चे ने न्यूज़पेपर देख के कुछ पढ़ लिया, पोस्टर देख के कुछ पढ़ लिया, ठीक है, टीवी में देख के कुछ समझ लिया, तो वो सब आपका प्राइमरी सोर्स हो गए। सेकेंडरी सोर्स क्या है, ठीक है, मैगजीन, नॉवेल्स, ये सब क्या है आपके सेकेंडरी सोर्स में आते हैं, ठीक है। प्राइमरी सोर्स में टेक्स्ट बुक आ सकती है, ठीक है, और जो आप पढ़ा रहे हैं सिलेबस, करिकुलम, वो सब आपका किस में आ सकता है, प्राइमरी सोर्स में। जो बेसिकली स्कूल में हो रहा है ना, वो आपका प्राइमरी सोर्स है। और सेकेंडरी सोर्स क्या है, जो बच्चा अलग आसपास की चीजों से ले रहा है। सोशल स्टडी टेक्स्ट बुक के बारे में, यानी सोशल स्टडी की बुक के बारे में, ठीक है। टेक्स्ट बुक क्या होता है, बेसिकली अ बुक कंटेनिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू द स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया। एक ऐसी किताब जो कि जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करती है एक जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सोशल स्टडी की टेक्स्ट बुक होना जरूरी क्यों है, इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ नॉलेज। सोशल स्टडी की टेक्स्ट बुक क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज का सोर्स है, जिससे क्या है, बच्चों को नॉलेज मिलती है एक जगह पे। उसके अलावा क्या है, सर्व एज अ बेसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल अदर मेथड। सारे मेथड को एक बुक में इंक्लूड करके कहा जाए तो वो सोशल स्टडी की टेक्स्ट बुक होगी। थर्ड नंबर पे आता है डेवलपिंग स्टडी हैबिट। बच्चों के अंदर सेल्फ स्टडी की हैबिट और स्टडी हैबिट को डेवलप करने में जो है टेक्स्ट बुक हेल्प करती है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है सेविंग टाइम एंड एनर्जी। टाइम एनर्जी कैसे बचती है इससे कि आप अगर आपको किसी चीज में डाउट है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो आप बुक खोल के उसमें पढ़ सकते हो। लेकिन क्या है कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्या है, आपको सर्च करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें आता है हेल्प्स द टीचर। टीचर को हेल्प करता है पढ़ाने में, ठीक है। टीचर को एक सोर्स ऑफ नॉलेज से पढ़ा सकता है। फिर आपका आता है मेक्स द डिस्क्रिप्शन क्लियर। टेक्स्ट बुक क्या है, डिस्क्रिप्शन को क्लियर करता है, ठीक है। मीट्स द नीड ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की जरूरतों को पूरी करता है। अब हम पढ़ते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि टेक्स्ट बुक का जो साइज है, ठीक है, बचपन में हम पढ़ते थे कि एक आर.डी. शर्मा की बुक होती थी कि फेंक के मार दो बच्चा बेहोश हो जाए, तो ऐसी किताब नहीं होनी चाहिए। किताब जो है ना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ज्यादा छोटी होनी चाहिए, ठीक है। साइज जो है एक मीडियम एवरेज लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। बच्चा जो है प्रीफेस के बाद जब टेबल ऑफ कंटेंट देखेगा, ठीक है, तो उसमें क्लियर उसको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या यूनिट है और क्या क्या चैप्टर्स हैं। उसके बाद प्रिंटिंग खराब नहीं होनी चाहिए किताबों की। उसके बाद क्या है, पेपर यूज इन टेक्स्ट बुक। जो पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज,
जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है वो सिंपल और इजी होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है, आउट ऑफ सिलेबस कंसेप्ट्स नहीं होने चाहिए, वोकैबुलरी ठीक होनी चाहिए उसमें, और एडुकेट एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चंस का भी अप्रोप्रिएट अमाउंट आता है। सोशल स्टडी टीचर के बारे में तो अगर पेपर में आपको ये पूछा जाएगा तो क्वालिटीज ऑफ सोशल स्टडीज टीचर ऐसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको कैसे बताना है, बेसिकली आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पर्सनल क्वालिटीज और प्रोफेशनल क्वालिटीज। ठीक है, पर्सनल क्वालिटीज में बेसिकली क्या इन्वॉल्व होगा, बॉडी लैंग्वेज, टीचर की क्या बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी अपीयरेंस क्या है कि वो कैसे बन के आई है क्लास में। ठीक है, उसके बाद है लैंग्वेज, कि वो किस लैंग्वेज का यूज करी है क्लासरूम में गलत भाषा का प्रयोग तो आप कर नहीं सकते। उसके बाद है वॉइस, अब कोई टीचर है उसकी बहुत पतली वॉइस है, उसको भेज दिया लार्ज क्लास में तो वो संभाल पाएगी, नहीं संभाल पाएगी। ठीक है, या बहुत बोल्ड वॉइस है कि बच्चे ही डर गए। ठीक है, उसके अलावा आता है जो फ्रेंडलीनेस नेचर होना चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए। उसके अलावा एक पॉइंट आता है एम्पैथी, सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर के अंदर सिंपैथी की भावना नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर एम्पैथी होना चाहिए। एम्पैथी का मतलब होता है समानता, एक समान बच्चों को देख के। सिंपैथी यानी बिना बात के उसको सिंपैथी ना दे, उससे वो बच्चा पसंद नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है फेयरनेस, की मैम जो है, जो टीचर है वो क्या है, बायस्ड ना हो, भेदभाव ना करे बच्चों के बीच। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए टीचर में, खुद को कंट्रोल होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया किसी दिन बच्चों पे, रूड हो गए तो वो गलत है। ठीक है, ये आपका सारा पर्सनल में पॉइंट आते हैं। अब प्रोफेशनल में क्या पॉइंट आते हैं, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो पर्सनल में क्या था कि बाहरी लुक टीचर का कैसा होना चाहिए, क्वालिटीज एसएसटी टीचर का। अब प्रोफेशनल में क्या है कि टीचर का अंदर से क्या लुक है, ठीक है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है एसएसटी को लेकर, सोशल स्टडीज को लेकर। तो सबसे पहले क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए टीचर के अंदर। उसके अलावा क्या है, इनिशिएटिव ले, ये नहीं है कि टीचर का खुद का मन नहीं है, इनिशिएटिव और इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, पर्सनल एटीट्यूड, टीचर को खुद क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, क्योंकि बच्चे जो है टीचर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट इन टूर्स एंड एक्सर्शंस। अब इसमें क्या है, टूर पे जा रहा है स्कूल, कोई टीचर कह रहा है कि नहीं 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 मुझे नहीं जाना, आप लोग चले जाओ, तो वो गलत है। ठीक है, प्रभाव भी गलत पड़ेगा बच्चों पे, आपको इंटरेस्ट होना होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब स्कूल के मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां पे टीचर को जो है पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सोशली अवेयर होना चाहिए, और क्या है, डिजायर फॉर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कोई टीचर खुद को ये समझ ले कि मैं तो टीचर हूं, मुझे सब आता है, हमेशा सीखते रहना चाहिए, इंप्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए। तो ये थी आपकी डीएलएड सेकेंड ईयर सोशल स्टडीज की यूनिट नंबर 3। अगर इस यूनिट में कोई भी डाउट आपके पास है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी उस डाउट को क्लियर करने की, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यूनिट 1 और यूनिट 2 एज आई सेड मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।